हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 16 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन इंक्लूड किए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को तो पहुंचती रहे, आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है। और आधुनिक भारत का चाणक्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक सरकार के मुखिया होते हुए भी इन्होंने कई कानून पारित कराए, कई भूमिका निभाई। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है। याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आधुनिक भारत का चाणक्य किसे कहा जाता है, किस प्रधानमंत्री को पूर्व प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। अगर हम बात करें इनकी कार्यकाल की तो यह 1991 से लेके, ठीक है, 1991 से लेके 1996 तक इनका कार्यकाल रहा। याद रखिएगा, यह भारत के प्रधानमंत्री थे। अगर हम बात करें यह कितने नंबर के भारत के प्रधानमंत्री चुने गए थे, तो 9वें नंबर के यह भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर बात करें भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन थे, तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और दूसरे जो प्रधानमंत्री थे वह कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। यह सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपके गुप्त काल था दोस्तों, गुप्त काल के दौरान एक सोने का सिक्का जारी किया गया था और उस सोने के सिक्का को दिनार के रूप में जाना जाता था, दिनार के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें गुप्त काल की तो जो कुषाणों के बाद गुप्त जो था दोस्तों, गुप्त वंश सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था। याद रखिएगा। और गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में बताया जाता है, स्वर्ण युग बताया जाता है गुप्त काल को। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजी के अनुवाद में आज़ाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य क्या था? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का एक आदर्श वाक्य चुना गया था। वह क्या था? तो एकता विश्वास बलिदान। डी इज द राइट आंसर। एकता विश्वास बलिदान आपके आज़ाद हिंद फौज का एक अंग्रेजी में आदर्श वाक्य था। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पूर्व स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों अगर पूर्व स्वराज की बात करें तो पूर्व स्वराज की जो संकल्प थी यानी संकल्पना की थी जिन्होंने पूर्व स्वराज की, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने जब आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था तो उस समय इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज को मांग किया था। याद करिए। और इन्होंने जो आपका लाहौर अधिवेशन था वह कब किया था? तो दिसंबर 1929 में इन्होंने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिए। ठीक है, आप सभी कहते हैं दोस्तों कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी को बता दें दोस्तों कि दिल्ली जो कांस्टेबल भर्ती है दोस्तों उसमें ऐसे ही टाइप क्वेश्चन आपको आने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यह जो आपका दिल्ली कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा वह कौन सी करा रही है दोस्तों, तो एसएससी कंडक्ट कराएगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं। काफ़ी आप सभी जानते हैं कि एसएससी के अपना जो एसएससी है उसका अपना अलग ही रूल है, वह अलग टाइप से ही क्वेश्चन लेती है। ये नहीं कि अब एकदम जो हल्का फुल्का हो मामूली क्वेश्चन जो हर किसी को आता है वही पूछ ले। ठीक है, तो वह सभी आपको नहीं याद करना है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगने से मतलब नहीं है, आपको अपनी प्रैक्टिस करने से मतलब। आप लोग प्रैक्टिस करिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो दोस्तों अगर हम बात करें बंगाल विभाजन की, बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था। और शुरू कब किया गया था? तो जो बंगाल विभाजन था दोस्तों यह शुरू किया गया था 1905 में। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन शुरू किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय पर। ठीक है, और 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था। अगर हम बात करें जो बंगाल विभाजन था इसका
जो है समर्थन किसने किया था? तो इसका समर्थन, बंगाल विभाजन का समर्थन मुस्लिम लीग ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक जो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे वह थे आपके सलीमुल्लाह खां और आगा खान। ठीक है, इन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। और वहीं आपका 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और बंगाल विभाजन जब रद्द हुआ था आपका 1911 में, उसी समय आपका तृतीय दिल्ली दरबार लगा था, तीसरा दिल्ली दरबार उसी समय लगा था, याद रखिएगा। और उसी समय जॉर्ज पंचम के आगमन पर, ठीक है, उसी समय आपके जॉर्ज पंचम के आगमन पर महाराष्ट्र के मुंबई में दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का नींव रखा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और कन्नौज के डैश वंश के जयचंद के बीच लड़ी गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो आपका चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और आपके कन्नौज की क्या, तो जो कन्नौज के गढ़वाल, यहाँ पे गढ़वाल होगा, डैश जहाँ है वहाँ पे गढ़वाल होगा। तो गढ़वाल जो आपका गढ़वाल वंश के जयचंद के बीच लड़ी गई थी। और कब लड़ी गई थी दोस्तों? 1194 में आपका लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और आपके जयचंद के बीच यह लड़ाई, चंदावर की लड़ाई, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान की डैश अनुसूची राज्यों के नाम और उनके क्षेत्राधिकार क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला अनुसूची। ठीक है, संविधान सभा की जो संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र से संबंधित इसमें उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें कि यह भाग, संविधान के भाग किसमें है, तो संविधान के भाग 1 से लेकर 4 तक आपके संघ और उसके क्षेत्राधिकार से संबंधित उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहली अनुसूची। वहीं अगर हम दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इन सभी के वेतन से संबंधित आपका दूसरी अनुसूची में प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए बी इज द राइट आंसर। यूएसए यानी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। बात करेंगे दोस्तों हम कि भारत जो है दोस्तों, भारत आपका अपना प्यारा भारत, वह जनसंख्या के दृष्टि से दुनिया का पहला देश बन चुका है, नंबर 1 देश बन चुका है। और दूसरे पर हो गया आपका चीन को भारत पछाड़ कर आगे निकल गया है। और तीसरे पे हो गया आपका यूएसए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बदरुद्दीन तैयब जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की सर्वप्रथम आपके मुसलमान थे, इन्होंने अध्यक्षता की थी। और बदरुद्दीन तैयब जी ने कब इसकी अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो इन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। आपका 1887 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चौरी चौरा का घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा घटना आपकी 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। यहाँ पे दोस्तों एक पुलिस चौकी को जला दिया गया था, जिसमें आपके 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई थी, जलकर मर गए थे दोस्तों। चौरी चौरा घटना आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था और यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। यह सभी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बियाहुला गिद्दा। ठीक है, बियाहुला गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा आपका राइट आंसर? तो पंजाब। ठीक है, पंजाब में दोस्तों यहाँ पे गिद्दा बात किया जा रहा है। तो बियाहुला गिद्दा जो है यह पंजाब में विवाह के दौरान एक होने वाला लोकप्रिय लोक नृत्य है। वहीं बात करें इसके अलावा और क्या कौन कौन से होता है पंजाब में, तो भांगड़ा, झूमर और सगमी। ठीक है, सगमी भी यहीं का डांस है। यह सभी आपके पंजाब राज्य से संबंधित हैं। वहीं अगर बात करें गुजरात का लोक नृत्य क्या है, तो यहाँ का लोक नृत्य है आपका गरबा, डांडिया, टिप्पानी और भवई। ठीक है, और अगर बात करें हम झारखंड में क्या होता है, तो झारखंड में पाइका, लहसुआ और फगुआ यह सभी होते हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में आपका छऊ और चैती घोड़ा नृत्य होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपका है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस समय भारत का, ठीक है, स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी दोस्तों, उसकी जो स्थापना हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की, उस समय भारत का शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, उस समय अकबर था दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी आपके लंदन में। उस समय भारत का शासक अकबर था। अगर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन की, तो आगमन के समय भारत का शासक कोई और था। ठीक है, कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापना के समय, जो स्थापना थी दोस्तों, स्थापना के समय आपका भारत का शासक अकबर था। वहीं अगर हम बात करें इसके आगमन के समय पे, तो आगमन के समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आपका है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय जहांगीर यहाँ का शासक था। ठीक है, भारत का, याद रखिएगा, इन दोनों का अलग अलग आंसर होगा। ठीक है, जो स्थापना हुआ था उस समय अकबर था और आगमन के समय जहांगीर था। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार नहीं, सॉरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर। ठीक है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर जो है दोस्तों, यह शेख निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें कि यह तो आपके शेख निजामुद्दीन औलिया के गुरु हुए, और शिष्य कौन थे? तो शिष्य कौन था दोस्तों? तो अमीर खुसरो इसका शिष्य था, आपके शेख निजामुद्दीन औलिया, और इनके गुरु थे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर। ठीक है, बात करेंगे हम शेख निजामुद्दीन औलिया की, तो यह कौन थे दोस्तों? यह चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत थे। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत आपके शेख निजामुद्दीन औलिया थे। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोदान कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व का फलोदान किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसको आपका विश्व का फलोदान कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ दोस्तों की क्यूबा को क्या कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। यूरोप का रोगी तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। वहीं मोतियों का जो द्वीप है, मोतियों का द्वीप, वह बहरीन को कहा जाता है। और संसार का जो छत है वह पामीर के पठार को कहा जाता है। याद रखिएगा, यह सभी आपके जो हम बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल है, जो कि आपके अफ्रीका में स्थित है। इसे गर्म मरुस्थल भी कहा जाता है। अगर बात करें हम जो गोबी मरुस्थल है वह कहाँ पे स्थित है? तो गोबी मरुस्थल आपके कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो चीन में स्थित है। ठीक है, गोबी मरुस्थल। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे जो आपका कालाहारी मरुस्थल है, कहाँ पे स्थित है? कालाहारी मरुस्थल आपके कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो बोत्सवाना में स्थित है। ठीक है, बोत्सवाना में। और वहीं अगर ये जो थार मरुस्थल है यह भारत में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी से भारत को किला उपनाम अर्जित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जन्म दोस्तों 13 फरवरी को होता है। 13 फरवरी को आपका भारतीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत की महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। वहीं भारतीय महिला दिवस आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को आपका सरोजिनी नायडू जी का बर्थडे होता है। और अगर बात करें हम सरोजिनी नायडू को भारत को किला किसने कहा? तो महात्मा गांधी से इन्होंने यह नाम अर्जित किया, भारत की कोकिला। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई है। उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वह सरोजिनी नायडू थी। याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू जो है वह पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की। याद रखिएगा, यह पहली भारतीय महिला थी। वहीं बात करेंगे हम लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है? लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। इसमें आपको पता होना चाहिए दोस्तों, स्वर कोकिला जो है लता मंगेशकर को कहा जाता है, और भारत की जो कोकिला कहा जाता है वह आपके सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। ठीक है, किसको क्या कहा जाता है। अगर वही बात करें हम सुचेता कृपलानी को, तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि भारत के पहली महिला राज्यपाल चुनी गई हैं, या उत्तर प्रदेश की पहली महिला आपके मुख्यमंत्री चुनी गई
कृपलानी, याद रखिएगा, ठीक है। पूरे भारत की भी महिला आपकी मुख्यमंत्री कौन है, तो सुशीला कृपलानी चुनी गई थी, पहली महिला, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कब दी गई थी, तो 1858 में, ठीक है। 1858 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें आपके भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में आपका वायसराय की उपाधि दी गई थी। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था आपका ऑप्शन डी, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर एवं कृषि तथा सिंचाई का महत्व, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगर हम बात करें चौथी पंचवर्षीय आपका योजना कब हुआ था, तो 1969 से लेके 1974 तक आपका चौथी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था, याद रखिएगा। हम बात करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह कृषि और विकास था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य कारण था, मतलब मुख्य उद्देश्य था, वह था आपका औद्योगिक विकास। वही तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आपका आत्मनिर्भरता एवं कृषि एवं उद्योग का विकास था, ठीक है, याद रखिएगा। और यह जो आपका चौथी पंचवर्षीय योजना था, यह इसमें आपके स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई महत्व था, ठीक है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है, यह आपकी इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना में आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और चौथी पंचवर्षीय योजना आपके 1969 से लेकर 1974 तक रहा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, तो दोस्तों यहाँ पे फ्रांस और स्पेन की सीमा की बात कर रहे हैं, तो यह दोनों आपके यूरोपीय देश हैं। अगर बात करें हम फ्रांस और स्पेन की सीमा पे कौन सा स्थित पर्वत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिरीनी पर्वत। पिरीनी पर्वत जो है यह फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और फ्रांस की मुद्रा यूरो, और वहीं स्पेन की बात करें तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और यहाँ की मुद्रा है यूरो, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो दोस्तों जी आपका माल्थुसियन सिद्धांत था वह आपकी जनसंख्या से संबंधित है, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी पॉपुलेशन। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में क्रिकेट एशिया कप के 16वें संस्करण की मेजबानी किसने किया है, तो दोस्तों अभी हाल ही में एशिया जो आपका क्रिकेट एशिया कप है वह भारत ने जीत लिया है, भारत ने अपने नाम कर लिया, और इसकी जो मेजबानी था 16वें संस्करण का वह उपयुक्त दोनों यानी श्रीलंका और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में इसका मेजबान देश रहा है। दोनों इसकी मेजबानी कर रहे थे आपके क्रिकेट एशिया कप की 16वें संस्करण की। और अगर बात करें भारत ने इसे अपने नाम कर लिया, भारत ने एशिया क्रिकेट कप 2023 को जीत लिया है। और किस देश को हराकर, तो श्रीलंका देश को हराकर 8वीं बार यह एशिया क्रिकेट कप अपने नाम किया है भारत, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या था, तो दोस्तों संयुक्त जो राज्य अमेरिका है उसका राष्ट्रीय खेल है आपका बेसबॉल, ठीक है। बेसबॉल राष्ट्रीय खेल आपके यूएसए का है। बात करेंगे हम भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है, भारत अपना कोई भी राष्ट्रीय खेल अभी नहीं बनाया है, ठीक है। अगर बात करेंगे यहाँ वॉलीबॉल आपके नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस चीन का है, चीन के राष्ट्रीय खेल आपका क्या है, तो टेबल टेनिस है। और हॉकी की बात करें तो हॉकी किसका है, तो पाकिस्तान का क्या है, हॉकी राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो भारत के 78वें जो ग्रैंड मास्टर हैं वह हैं कौन, तो कौस्तव चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, यह सभी आपको कहाँ मिलेंगे, वेस्ट बंगाल में मिलेंगे। तो यह भी कहाँ के संबंधित हैं, आपके वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और यह आपके भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर चुने गए हैं कौस्तव चटर्जी, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान बना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
वंदे उत्कल जननी की बात करें, यह आपके उड़ीसा का एक राज्य गान है, ठीक है, राज्य गान है आपका वंदे उत्कल जननी। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा जो है दोस्तों आपका, उड़ीसा के स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को इसने अपना स्थापना किया था। और किस देश से अलग होकर, तो बिहार से अलग होकर उड़ीसा बना है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे हम उड़ीसा की, तो उड़ीसा अपना जो 1 अप्रैल है दोस्तों, उस दिन आपका अपना स्थापना दिवस मनाता है उत्कल दिवस के रूप में, याद रखिएगा, ठीक है। और जो यह आपका उड़ीसा है दोस्तों, उड़ीसा में, उड़ीसा का जो कटक है, वह कटक जो है दोस्तों, यह महानदी के डेल्टा पर स्थित शहर है आपका कटक। और कटक में क्या स्थित है, आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है, याद रखिएगा, कटक में। और यह जो उड़ीसा है दोस्तों, उड़ीसा में आपके बाढ़, सूखा और चक्रवात, यह तीनों देखने को मिलता है। यहाँ पे बाढ़ भी आती है, सूखा भी पड़ता है और चक्रवाती तूफान भी यहाँ पे आते हैं, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है गुरु, ठीक है, आगे बात करते हैं हम। गुरु डोंगमार झील किस राज्य में स्थित है, जिसके पास केंद्रीय वित्त मंत्री ने SBI ATM का उद्घाटन किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह स्थित है आपके सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में स्थित है आपका गुरु डोंगमार झील, ठीक है, याद रखिएगा। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में आपका क्या स्थित है, कंचनजंगा पर्वत स्थित है, जो कि आपके सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है आपका कंचनजंगा, ठीक है। यहाँ पे नाथुला दर्रा भी स्थित है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति के रूप में, भारत के राष्ट्रपति के रूप में 2 बार कार्य किए, 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए। और यह बिहार में जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं दोस्तों, बिहार में इनका जन्म हुआ था राजेंद्र प्रसाद का, याद रखिएगा, ठीक है। इन्हें भारतीय संविधान सभा का अस्थायी सदस्य भी चुना गया था, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह किसका अभिन्न अंग होता है? तो वह संसद का, ठीक है, संसद का अभिन्न अंग होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। बात करेंगे हम संसद आपके किस आर्टिकल में संसद का जिक्र किया गया है? तो आर्टिकल आपका 79 में आपके संसद का उल्लेख किया गया है। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा किस आर्टिकल में? तो लोकसभा आपके 81 में इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 81 में। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जो उल्लेख किया गया है वह आर्टिकल 80 में किया गया है, यानी आपका 80 में, ठीक है। तो इन सभी को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो दोस्तों रबी की फसल कौन कौन सी होती है? तो रबी की फसल होती है आपकी, जैसे हो गया आपका आलू, अलसी, राई, जौ, सरसों, चना, मटर, गेहूं, ठीक है, मसूर, ये सभी आपके रबी की फसल है, ठीक है, जो कि आपके थोड़े ठंडी के मौसम नवंबर में बोए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास। कपास जो है यह आपके रबी का फसल नहीं है। कपास की बात करें तो कपास जो है आपका रबी का फसल नहीं है, तो आपका यह सभी रबी का फसल है। कपास की हम बात करें तो कपास जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पे पैदा होता है? तो यहाँ पे आपका गुजरात में कपास सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पैदावार किया जाता है। और फिर उसके बाद पे महाराष्ट्र होता है। अगर बात करें हम कपास के बारे में तो कपास जो है वह अक्टूबर या नवंबर में बोया जाता है। और काटा कब जाता है? तो यह काटा जाता है आपका मार्च या अप्रैल में, ठीक है, याद रखिएगा। यह कपास जो है वह रबी का फसल नहीं है। चलिए देखेंगे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है धम्मेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो धम्मेक जो स्तूप है दोस्तों यह स्थित कहाँ है? तो यह स्थित है आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सारनाथ यानी वाराणसी जिले में सारनाथ में आपका स्थित है धम्मेक स्तूप, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था? तो यहाँ पे सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों को उपदेश दिए थे, ठीक है, 5 सन्यासियों को उपदेश दिए थे। और यहाँ पे इसी को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, ठीक है, तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ अगर लास्ट तक बने रहें तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किए हैं। और इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिससे कि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंचे और भी लोग अपना प्रिपरेशन कर सकें। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।